पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से राज्यों का बंटवारा हुआ संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद लिखे गए, जैसे अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक का वर्णन, उनमें किन किन चीजों का वर्णन है, किस विशेष संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या प्राविधान है, इन सब चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखते हैं जो ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, इसके लिए क्या विशेष प्राविधान किया गया, इसकी शासन सत्ता कैसे चलती है। क्योंकि यहाँ से पेपर में काफी प्रश्न निकलते हैं, लगभग सभी पेपरों के सिलेबस में संघ राज्य क्षेत्र शामिल है और संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो हमारी राजधानी है, राजधानी होने के कारण हम उन सभी पेपरों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये जो संघ राज्य क्षेत्र है इसकी शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या प्राविधान किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था लगातार परिवर्तित होती रही, समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात हमने आपको बताया था कि हमारा जो भारत है ये 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित था। राज्य कितने थे? ये 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित था। कौन कौन से थे? तो हमने आपको बताया था A, B, C और D। यहां से ये जो C श्रेणी है, दिल्ली को C श्रेणी में रखा गया था, दिल्ली को C श्रेणी में रखा गया था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इन राज्यों में जो A, B, C और D की श्रेणियों में विभाजित किया गया था, स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ तो राज्यों को जो है 4 प्रकार की कैटेगरी में विभाजित किया गया था, A, B, C और D। और इनमें भी जो कैटेगरियां थी उसमें 10, 8, 9 और 1 की श्रेणी में इनको विभाजित किया गया था। इस प्रकार से दिल्ली को C श्रेणी में रख के 48 सदस्यीय विधानसभा, अब विधानसभा है तो मंत्रिपरिषद भी होगी, मंत्रिपरिषद की स्थापना करके एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। 48 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना करके एक प्रशासक नियुक्त कर दिया कि शासन सत्ता चलेगी। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये शासन सत्ता जो चलाने का फार्मूला था, फंडा था, ये मूल संविधान लागू होने के साथ ही ये लागू था। लेकिन जब ये शासन सत्ता चलनी शुरू हुई तो देखा गया कि ये शासन सत्ता इस प्रकार से चलाना कठिन हो रहा है। तो 1953 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट दिया 1956 ईस्वी में, और उस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ तो कहा गया कि जो ये राज्यों का क्रम है, जो ये राज्यों का बंटवारा है A, B, C और D की श्रेणी में, ये ठीक नहीं है। अब क्या किया जाए कि ये जो राज्य हैं, सभी राज्य हैं, इन्हें 2 श्रेणियों में बांट दिया जाए। एक कौन से? एक तो राज्य हो, दूसरे संघ राज्य क्षेत्र हो, संघ राज्य क्षेत्र हो। इस प्रकार से 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ तो राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, A, B, C और D। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ, ये हुआ कैसे? तो 1953 ईस्वी में जो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में आई। 1956 ईस्वी में जो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा, उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ और यह राज्यों की श्रेणियों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया कि एक राज्य हो जाएंगे और दूसरे संघ राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। तो दिल्ली को जो है इस संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। दिल्ली को क्या किया गया कि संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। दिल्ली जो है अब क्या होगी? केंद्र शासित प्रदेश। भाई संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो यह दिल्ली हो गई संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए, संघ राज्य क्षेत्र हो गया,
यहां से अब इसकी शासन सत्ता की नींव पड़ना शुरू होती है। संघ राज्य क्षेत्र हो गया। अब ये जो विधानसभा और मंत्रिपरिषद चली आ रही थी, इसको समाप्त कर दिया गया। पहले से जो विधानसभा और मंत्रिपरिषद चली आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया, इसे चीफ कमिश्नर का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ये क्या हो गया, अब ये चीफ कमिश्नर का क्षेत्र हो गया। कौन, दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्र जो दिल्ली, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं दिल्ली है, जो हम आजकल कहते नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, ये कब लागू हुआ, ये कब से शुरू हुआ कहना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारी जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और शासन सत्ता चलाने के लिए चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इस प्रशासनिक व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं थे। बार बार ये मांग उठ रही थी कि हमें एक लोकप्रिय शासन सत्ता चाहिए। अब संसद परेशान हो गई। संसद ने क्या कहा कि ये काम करते हैं, दिल्ली के लिए एक प्रशासन पुनर्गठन विधेयक पारित करते हैं। तो संसद ने क्या किया, 1966 ईस्वी में संसद ने क्या किया, संसद ने दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया और इसके द्वारा यह व्यवस्था बनाई कि ये जो शासन सत्ता चल रही चीफ कमिश्नर की, चलिए नहीं लोग संतुष्ट हैं इसको, तो इसको हटाइए। तो 1966 ईस्वी में संसद ने जो दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन विधेयक पारित किया, तो इसने कहा कि इस चीफ कमिश्नरी को हम समाप्त कर देते हैं। और चीफ कमिश्नरी को समाप्त करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि एक 47 सदस्यीय अंतरिम महानगर होगा। अंतरिम महानगर की स्थापना कर दी गई। कितने सदस्य, 47 सदस्य, 47 सदस्यीय अंतरिम महानगर की स्थापना हो गई। इसके द्वारा शासन सत्ता चल रही थी। लेकिन पुनः जनता, जो जागरूक जनता थी, उसने कहा कि इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है, हमको बस केवल क्या चाहिए कि एक लोकप्रिय शासन सत्ता की स्थापना होनी चाहिए, शासन सत्ता बेहतरीन चलनी चाहिए। बस हमें ये सब महानगर, अंतरिम महानगर या चीफ कमिश्नर, ये सब हमको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमें एक लोकप्रिय शासन सत्ता चाहिए, शासन सत्ता बेहतरीन तरीके से चलने वाली चाहिए, हमको व्यवस्था हमको अच्छी चाहिए। सरकार ने कहा कि हमने तो इतना फेरबदल कर दिया, आप लोग अभी भी नहीं संतुष्ट हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से सुधार करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1967 ईस्वी में इस अंतरिम महानगर परिषद को भी समाप्त कर दिया। अंतरिम महानगर परिषद को समाप्त करके क्या किया कि एक 64 सदस्यीय नवीन महानगर परिषद की स्थापना कर दी। नवीन महानगर परिषद की स्थापना कर दी। कितने सदस्य, 64 सदस्यीय नवीन महानगर परिषद की स्थापना हो गई। लेकिन जनता की मांग लगातार वही जारी थी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लोकप्रिय शासन सत्ता की स्थापना चाहिए, शासन सत्ता बेहतरीन चाहिए। सरकार परेशान, संसद परेशान। उसने सोचा कि क्या हम ऐसा कर दें कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसकी शासन सत्ता से लोग संतुष्ट हो, वहां की जनता संतुष्ट हो। तो उसने क्या किया कि अब ऐसे हम कोई सुधार नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसा सुधार नहीं करेंगे। जैसे 1967 ईस्वी में 64 सदस्यीय नवीन महानगर परिषद की स्थापना कर दिया, इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। और यहां जब नवीन महानगर परिषद की स्थापना किया तो इसने इसके लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया, दिल्ली के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया कि प्रशासक के माध्यम से शासन सत्ता चलेगी। प्रशासक अर्थात उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त कर दी। और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और ये उपराज्यपाल जो है राष्ट्रपति भाई नियुक्त कर रहा है। जो भी व्यक्ति नियुक्त करेगा तो उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, तो ये जो नियुक्त करने वाला व्यक्ति होगा उसी के प्रति होगा।
तो उपराज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है और ये जो उपराज्यपाल नियुक्त होगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। यहां से पेपर में प्रश्न निकलता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उपराज्यपाल की व्यवस्था कब की गई? तो 1967 ईस्वी में 64 सदस्यीय नवीन महानगर परिषद के साथ में एक प्रशासक नियुक्त किया गया और उस प्रशासक की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होती है और उस प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उपराज्यपाल की नियुक्त हो गई। इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे, लगातार लोकप्रिय शासन सत्ता की मांग जोर पकड़ रही थी। संसद परेशान, संसद ने सोचा कि हम क्या करें कि जिससे दिल्ली की जनता संतुष्ट हो जाए। हमने अपने जानकारी में पुरजोर कोशिश की कि लोकप्रिय शासन सत्ता की स्थापना की जाए। चीफ कमिश्नर की शासन सत्ता को हमने समाप्त किया, अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की, उसके बाद हमने नवीन महानगर परिषद की स्थापना के साथ साथ एक प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। लेकिन जनता जो है मानने के लिए तैयार नहीं। बार बार ये मांग उठ रही है कि जो हमारा संघ राज क्षेत्र दिल्ली है इसे एक लोकप्रिय शासन सत्ता के रूप में परिवर्तित किया जाए, शासन सत्ता एक लोकप्रिय गठित की जाए। सरकार परेशान, उसने सोचा कि इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हम एक आयोग का गठन करते हैं। आज सरकार ने कहा कि 1987 ईस्वी में सरकार ने कहा कि अब एक आयोग गठित किया जाएगा और आयोग जो भी फैसला लेगा उसके आधार पर जो है संशोधन किया जाएगा और उसके आधार पर व्यवस्था बनाई जाएगी। 1987 ईस्वी में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति गठित की गई और इनसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट सौंपिए, जो भी है जांच पड़ताल करके आप रिपोर्ट सौंपिए। उसके आधार पर ही दिल्ली में अब शासन सत्ता चलाने की कोशिश की जाएगी। न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने अपने आयोग के साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन इस आयोग की रिपोर्टों के बाद भी जो है एक लोकप्रिय शासन सत्ता की स्थापना नहीं हो पाई। संसद ने कहा कि कुछ भी हो जाए एक बेहतरीन शासन सत्ता की स्थापना की जाएगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, संसद ने क्या किया, एक दूसरी समिति गठित कर दी, बालकृष्णन समिति। बालकृष्णन समिति गठित होती है और ये समिति ने अपनी रिपोर्ट 1989 ईस्वी में सौंप दी। संसद को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1989 ईस्वी में। कौन समिति? बालकृष्णन समिति ने 1989 ईस्वी में दिल्ली से संबंधित अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। इनकी रिपोर्टों के आधार पर ही संविधान में संशोधन कर दिया गया। संसद पूरी तरह से चाह रही थी कि दिल्ली में एक लोकप्रिय शासन सत्ता की स्थापना की जाए, कुछ भी करना पड़े। एक संसद ये बार बार कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार से दिल्ली में एक लोकप्रिय शासन सत्ता की स्थापना होनी चाहिए। तो बालकृष्णन समिति ने 1989 ईस्वी में जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने संविधान में ही संशोधन कर दिया। किन्होंने? संसद ने संविधान में संशोधन कर दिया। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। कब किया गया? तो 1991 ईस्वी में। इसमें संशोधन क्या किया गया? हमने आपको बताया था कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए कौन से अनुच्छेद उल्लिखित हैं? अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 का था, पिछले क्लास में हमने बताया था। तो संशोधन किया गया, इस अनुच्छेद 239 का में एक का और जोड़ दिया गया। और क्या किया गया? और कहां पर संशोधन किया गया? अनुच्छेद 239 के का में एक और उपबंध खा जोड़ दिया गया। इस प्रकार से जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। इन्हीं विशेष प्रावधानों के साथ वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है उसकी शासन सत्ता चलती है। शासन सत्ता कैसे चलती है? तो उसके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया, अनुच्छेद 239 के का एक का यहां जोड़ दिया गया
और उसमें एक लाइन और लिख दिया गया। क्या लिखा गया? अनुच्छेद 239 का में एक और उपबंध लिख दिया गया। क्या लिखा गया? लिखा यह गया कि जो ये संघ राज क्षेत्र दिल्ली है, अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि संघ राज क्षेत्र दिल्ली, अब इसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, NCTD। अब इसे क्या कहा जाएगा? अनुच्छेद 239 का के एक के तहत कि अब यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गई। यहां से भी पीछे पेपर में प्रश्न निकला था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब घोषित किया गया। ये जो संघ राज क्षेत्र दिल्ली था, ये इसे कब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संविधान में उल्लिखित किया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी के दौरान ये प्रावधान किया गया और उसमें अनुच्छेद 239 के का में एक उपबंध जोड़ा गया और उसी के तहत कहा गया कि जो ये संघ राज क्षेत्र दिल्ली है, अब इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के नाम से जाना जाएगा, NCTD। कभी कभी ये फॉल्फार में पूछ लेता है कि NCTD से क्या मतलब है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए जो है प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक के लिए क्या हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 239 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 239 से वर्णन है दिल्ली के प्रशासन कैसे कार्यवाही चलेगी, दिल्ली के प्रशासन के बारे में यहां पर उल्लिखित किया गया है। दिल्ली का प्रशासन कैसे चलेगा? तो दिल्ली का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलता है। दिल्ली का शासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति तो शासन सत्ता चलाता नहीं है। उसने क्या किया कि शासन सत्ता को चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक अर्थात उपराज्यपाल, जिसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके माध्यम से शासन सत्ता चलना शुरू होती है। ये कहां पर उल्लिखित है? अनुच्छेद 239 में। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो संघ राज क्षेत्र है उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक का उसमें वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 239 में क्या है? संघ राज क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लिखित किया गया है। संघ राज क्षेत्र के प्रशासन कैसे चलेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा चलेगा। अब राष्ट्रपति पूरे भारत का संवैधानिक प्रमुख है, वो तो शासन सत्ता चलाने आएगा नहीं। तो उसने क्या किया कि अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, जिसे प्रशासक कहा गया। प्रशासक को दिल्ली में क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यह उपराज्यपाल जो है, उपराज्यपाल संघ राज क्षेत्र दिल्ली, अब तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी हम कह सकते हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया पीछे। तो संघ राज क्षेत्र दिल्ली के लिए जो उपराज्यपाल नियुक्त होता है, इसकी नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति जब इसकी नियुक्त करेगा तो उपराज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो नियुक्त करने वाले के प्रति उत्तरदायी होगा। उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। समझिएगा, केवल उपराज्यपाल की नियुक्त कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहा है। तो नियुक्त करने वाले के प्रति ही तो उत्तरदायी होगा। यह उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यह कार्यपालिका का भी प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह संवैधानिक प्रमुख तो है ही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख है, साथ में यह कार्यपालिका का भी प्रमुख है। अभी हम लोगों ने राज्य वाले में क्या देखा था कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये जो उपराज्यपाल है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ ये कार्यपालिका का भी प्रमुख है। यह राष्ट्रपति द्वारा नामित एक ऐसा अधिकारी है जो विशेष प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक ऐसा अधिकारी है कि जो संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ कार्यपालिका का भी प्रमुख है और विशेष प्रावधानों के तहत यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। और इसे इतना पावर दे दी गई है अनुच्छेद
239 के ख के तहत क्या दिया गया कि ये अध्यादेश भी जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करेगा तो ये संपूर्ण दिल्ली या उसके क्षेत्रों पर यह लागू होगा। अध्यादेश जारी कब होता है? तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि जब विधानसभा सत्र में ना हो, विधानसभा कार्यवाही में ना हो, विधानसभा की छुट्टी चल रही हो, तो उस समय अगर ये लगे उपराज्यपाल को, संवैधानिक प्रमुख को कि स्थितियां इतनी भयावह हैं, स्थितियां ऐसी गंभीर बनती चली जा रही हैं कि कार्रवाई अगर तत्काल नहीं हुई, कार्रवाई करना तत्काल असंभव ही है और विधानसभा अभी स्थगित है, तो कार्रवाई करने के लिए उपराज्यपाल या संवैधानिक प्रमुख क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को वही शक्ति प्राप्त है जो विधानसभा द्वारा पारित विधियों को प्राप्त है। इन सब चीजों को हम लोगों ने पीछे ही देख लिया था। इस उपराज्यपाल को ही पावर है कि विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है, जो सत्र है उसे आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। यह पावर किसे है? इस उपराज्यपाल को अर्थात संवैधानिक प्रमुख को है। इसे अध्यादेश जारी करने का पावर है। लेकिन यह अध्यादेश जो जारी करेगा, जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा तो विधानसभा द्वारा अनुमोदित होना इसे अनिवार्य है। लेकिन कुछ मामलों में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। या हमने यहां क्या देखा कि यह अध्यादेश जारी करता है। कब जारी करता है? विधानसभा जब सत्र में ना हो। अब संघ राज्य क्षेत्र में हमने आपको बताया था कि यह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अब विधानसभा कहां से आ गई? जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन सीमित शक्तियों के साथ विधानसभा की स्थापना कर दी गई। 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना कर दी गई। 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना कहां पर कर दी गई? तो दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना हो गई। इस विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो जैसे सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है, हम लोगों ने राज्यों वाले में देखा था। कैसे होता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब चूंकि विधानसभा की स्थापना कर दी गई, विधानसभा की स्थापना कर दी गई, तो इसे कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। कानून कैसे बनाएगा? जो विधानसभा है, विधानसभा की स्थापना हुई, तो अब विधानसभा की स्थापना होगी तो साथ में मंत्रिपरिषद का भी गठन होगा। तो मंत्रिपरिषद के लिए हम लोगों ने देखा था कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का ये केवल 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। संपूर्ण विधानसभा के 70 सदस्यीय विधानसभा है, तो इस 70 सदस्यीय विधानसभा के केवल 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये मंत्री जो बनेंगे, मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इनका कार्य क्या है? अब विधानसभा का गठन हुआ तो उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। भाई प्रशासक भी नियुक्त किया गया, साथ में विधानसभा की भी गठन कर दिया गया। विधानसभा अर्थात मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, तो मंत्रिपरिषद को जो है अधिकार दिया गया कि उपराज्यपाल को आपको सहायता एवं सलाह देनी है। लेकिन केवल उन्हीं विषयों पर यह सहायता और सलाह दे सकते हैं जिस विषय पर इन्हें कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब आप स्वतः समझ सकते हैं कि आपको उस विषय पर क्या सलाह देंगे। आप किसी को उस विषय पर क्या सलाह देंगे जिस पर आपको अधिकार ही नहीं है बोलने का, आपको उस पर कार्य करने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो आप क्या सलाह देंगे? तो वही चीज यहां पर भी कहा गया कि विधानसभा का भी गठन हो गया, मंत्रिपरिषद भी है। संपूर्ण सदस्यों के 10% विधानसभा के जो संपूर्ण सदस्य हैं उसके 10% मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होगा? उपराज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। लेकिन उन्हीं विषयों पर यह सहायता और सलाह दे सकते हैं जिस विषय पर इन्हें कानून बनाने का अधिकार हो। किस विषय पर इन्हें कानून बनाने का अधिकार है? तो यह विधानसभा संपूर्ण दिल्ली या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं उन विषयों पर। किन विषयों पर? जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित हो,
वो विषय जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित हो उन पर दिल्ली विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर इनके कानून बनाने की शक्ति को छीन लिया गया। विधानसभा, हमने आपसे कहा ना कि सीमित शक्तियों के साथ विधानसभा की स्थापना की गई। उपराज्यपाल को कुछ अधिकार ज्यादा दे दिए गए हैं। तो यहां पर जो सीमित शक्तियां हैं, तो यहां क्या कहा गया कि विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन लगा दिया गया, क्या लेकिन लगा कि लोक प्रशासक, पुलिस और भूमि संबंधित विषयों पर आप कानून नहीं बना सकते। हाथ बांध दिया गया कि लोक प्रशासक, पुलिस या भूमि से संबंधित कानून दिल्ली विधानसभा को बनाने का अधिकार नहीं है। इस पर कानून बनाने की पावर इन्हें नहीं है। शासन सत्ता चल रही थी ठीक ठाक, लेकिन शासन सत्ता को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके पास धन नहीं होगा तो शासन सत्ता कैसे बेहतरीन चलेगी। अब यहां पर इन्हें जो शासन सत्ता चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, सीमित शक्तियों के साथ विधानसभा का गठन कर दिया गया और विधानसभा को सीमित शक्तियां दी गई कि आप लोक व्यवस्था पर कानून नहीं बना सकते हैं, पुलिस पर कानून नहीं बना सकते, भूमि के संबंध में आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं। तो उसके बाद इनसे कहा गया कि आप जो है कर भी नहीं वसूल सकते। किस पर कर नहीं ले सकते हैं? केंद्रीय सरकार की संपत्ति पर आप कानून के तहत कर नहीं लगा सकते। संविधान के तहत आप केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार की संपत्ति पर आप कानून नहीं लगा सकते। अब आप बताइए कि जो सभी राज्य हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनकी जो बाउंड्री वॉल है अर्थात बॉर्डर है, ये संघ राज्य क्षेत्र की जो राजधानी दिल्ली है अर्थात केंद्र सरकार की संपत्ति से अलग है। बेशक कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्यों पर भी कर लगाती है, राज्य के सीमा क्षेत्रों में भी कर लगाती है, लेकिन अब यहां पर क्या है कि जो दिल्ली है इससे कहा गया कि केंद्र सरकार की संपत्ति पर आप कर नहीं लगा सकते। अब कर नहीं लगा सकते, इनका क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली है। केंद्र सरकार की क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली है। तो कर ये कहाँ लगाने जाएंगे? इनसे कहा जा रहा है कि आप केंद्र सरकार की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकते और इनके लिए भी वही जगह है और केंद्र सरकार के लिए भी वही जगह है, तो इनकी शासन सत्ता कैसे चलेगी? तो इसके लिए लिख दिया गया अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 288। इसमें कहा गया कि आप केंद्र सरकार की, केंद्रीय सरकार की संपत्तियों पर कर नहीं लगा सकते, लेकिन आपको जो संपत्ति है उस पर रोक लग रहा है, लेकिन आप खरीद पर कर लगा सकते हैं। क्रय कर, भाई खरीद तो हम ही रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा ही खरीद फरोख्त हो रही है, तो क्रय कर लगा दीजिए। आप बिक्री कर लगाइए, बिजली पर कर लगाइए, पानी पर कर लगा दीजिए। इन्हीं करों के माध्यम से दिल्ली की शासन सत्ता चलती है। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जब केंद्र सरकार की संपत्ति पर कर लगाने से रोका गया तो इसके लिए बकायदा अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 288 को लिखित कर दिया गया कि शासन सत्ता चलाने के लिए जो धन की जरूरत है, आप धन नहीं प्राप्त करेंगे तो शासन सत्ता कैसे चलेगी? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्रय कर लगा दीजिए, विक्रय कर लगा दीजिए, बिजली पर कर लगाइए और पानी पर टैक्स ले सकते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जो ये विधानसभा है, विधानसभा की स्थापना की गई सीमित शक्तियों के साथ, मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई सीमित शक्तियों के साथ। ये स्थापित क्यों की गई? तो उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए। अगर मान लीजिए राज्यपाल और विधानसभा मंत्रिपरिषद के बीच किसी विषय पर मतभेद हो जाए, अभी राज्यों में क्या था कि जो विधानसभा थी अर्थात जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता था उसका ही मान्य होता था, लेकिन यहां पर क्या कहा गया
कि विधानसभा, राज्यों में विधानसभा सर्वोपरि होती थी, राज्यपाल केवल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता था। तो यहां पर जो है विधानसभा को सीमित शक्तियों के साथ अधिकार दिया गया, स्थापना की गई। यदि किसी विषय पर उपराज्यपाल और विधानसभा के बीच मतभेद हो जाए, मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रावधान किया गया? संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान को बखूबी सजाया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति चलाता है। तो उपराज्यपाल क्या करेगा? उस विषय की सूचना राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति का जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार शासन सत्ता चलेगी। वहां पर निर्णय राष्ट्रपति का माना जाएगा। अब राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक है, नियुक्त करता है। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन सत्ता चलाने की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा जो शासन सत्ता संघ राज्य क्षेत्रों पर चलती है तो राष्ट्रपति के द्वारा चलती है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि अनुच्छेद 239 के तहत शासन सत्ता चल नहीं पा रही है, अर्थात जो संविधान के तहत शासन सत्ता चलनी चाहिए, संविधान के तहत शासन सत्ता चल नहीं पा रही है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति आ गई है, वो स्वयं समझे या उपराज्यपाल उसको रिपोर्ट दे, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि जो विधानसभा को अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 239 के का के तहत कि इसके उपबंधों के अधीन, इसमें क्या वर्णन है? अनुच्छेद 239 के काम में का जो दूसरा का उल्लिखित किया गया उसमें क्या वर्णित है कि इसे जो है कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया विधानसभा को कुछ सीमित दायरे में, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित है। उसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि के संबंध में छोड़ के अगर मान लीजिए अनुच्छेद 239 का के किसी उपबंध या उसके अधीन विधानसभा द्वारा, यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि अनुच्छेद 239 के किसी उपबंध या उसके अधीन विधानसभा द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के तहत बनाई गई किसी विधि को परिवर्तन या निलंबित कर सकता है। देखिए कितनी पावर है कि यदि विधानसभा अनुच्छेद 239 के उपबंध या उसके अधीन कोई भी विधि बनाती है तो उसमें राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकता है या उसको निलंबित ही कर सकता है। तो निलंबित कर देगा या तो परिवर्तन कर देगा। और यदि उसे ये लगे अनुच्छेद 239 के तहत उसे यह शक्ति दी गई है कि यदि परिवर्तन या निलंबित कर दे और उसको ये लगे कि इन प्रावधानों के साथ शासन सत्ता नहीं चल पा रही है तो वह इस अनुच्छेद 239 के तहत ऐसा प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? ऐसा प्रावधान कर सकता है जो उसे उचित प्रशासन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। किसी भी तरीके से शासन सत्ता बेहतरीन चलनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह पावर है कि यदि विधानसभा अनुच्छेद 239 के उपबंध के तहत कोई भी विधि बनाती है तो उसको निलंबित या परिवर्तन कर सकता है। उसके लिए क्या व्यवस्था कर सकता है कि वो जो उचित समझे वैसा शासन सत्ता चलाने के लिए प्रावधान कर सकता है। इसे शक्ति कहां से मिली? अनुच्छेद 239 के खा में जो अभी संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये शक्ति इन्हें दी गई है। शासन सत्ता तो चल रही ठीक ठाक, सब कुछ व्यवस्था हो गया कि आपको यहाँ से टैक्स मिलेगा, आप प्रशासक के माध्यम से शासन सत्ता चलाएगी जाएगी, सीमित शक्तियों के साथ विधानसभा मंत्रिपरिषद की स्थापना कर दी गई, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब देखा गया कि शासन सत्ता चलने से ही काम नहीं चलेगा, न्याय व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए न्याय का प्रावधान कैसे किया जाए, तो इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में क्या वर्णित है कि संसद को यह शक्ति है, संसद को, हमारे सबसे पावरफुल कौन है? तो संसद को यह शक्ति है कि संघ राज्य क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। संसद को यह शक्ति है किसके तहत? अनुच्छेद 241 के तहत। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। संसद को उससे भी बढ़कर शक्ति दी गई है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र का कोई भी न्यायालय हो, उसे क्या कर सकता है? संविधान के, भाई सारा कार्य संविधान के अनुसार होगा, संविधान के किसी प्रायोजन हेतु या सभी प्रायोजनों हेतु उच्च न्यायालय घोषित कर सकता है। देखिए क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय घोषित कर सकता है, चाहे वो कोई भी न्यायालय हो। अगर संसद को यह लगता है कि संविधान के किसी प्रायोजन हेतु या सभी प्रायोजनों हेतु वो कह सकता है कि इसे केवल अब न्यायालय ना माना जाए, ये आगे से उच्च न्यायालय है, तो आपको उसे उच्च न्यायालय समझना होगा। संसद को ये पावर है। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल इससे आगे। अब राज्यों से संबंधित सभी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा विस्तृत कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज का गठन कैसे किया गया। पंचायतों से संबंधित जो भी चीजें हैं हम लोग कल की क्लास में इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।